हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर एक यूनिट कर रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर शुरू करा था, उसका नाम था प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हमने तमाम चीज़ों को पढ़ लिया है। आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। आज हम क्या जानेंगे? हम पहले जानेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ क्या होता है, फिर हम ये जानेंगे कि उत्तल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन कैसे कराते हैं, फिर हम उसके लिए एक व्यंजक स्थापित करेंगे, एक सूत्र स्थापित करेंगे। आज का हमारा वीडियो लेक्चर ये रहेगा। आओ शुरू करते हैं। हमने ले लिया सबसे पहले उत्तल गोलीय पृष्ठ। उत्तल कौन होता है भाई? उत्तल गोलीय पृष्ठ वो गोलीय पृष्ठ होता है जो सामने से देखने पर उभरा हुआ दिखाई देता है। ये हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ है। इसके बाईं तरफ माध्यम नंबर 1 है। इसके बाईं तरफ है माध्यम नंबर 1 और दाईं तरफ है माध्यम नंबर 2। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए ये शर्त पहली है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा। इसलिए हमने ऐसा करा कि इस उत्तल गोलीय पृष्ठ के बाईं तरफ ले लिया माध्यम नंबर 1 और दाईं तरफ ले लिया माध्यम नंबर 2। माध्यम 1 का अपवर्तनांक मान लिया n1 और माध्यम 2 का अपवर्तनांक मान लिया n2। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसको वायु समझता हूँ और उसको कांच मानता हूँ तो इस हिसाब से क्या पता लगा हमें पता लगा कि n2 का मान n1 के मान से बड़ा है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो माध्यम होता है सघन, यानी हमारे जो दाईं तरफ है वो सघन माध्यम है और जो बाईं तरफ है वो विरल माध्यम है। इतनी जानकारी हुई। इसका ध्रुव होता है P। इसके बीच में जो बिंदु होता है उसका नाम P है, ध्रुव बोलते हैं इसको। इसके ठीक सामने होता है इसका वक्रता केंद्र C। इनमें को जाने वाली एक रेखा होती है उसका नाम होता है मुख्य अक्ष। ये सब हमारे बेसिक का पार्ट है जो कि हम पहले पढ़ चुके बड़े अच्छे तरीके से। मुख्य अक्ष, हमने मुख्य अक्ष को पढ़ लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इसके यहाँ पर एक वस्तु मान लेंगे जिसका वस्तु का नाम है O। ये हमारा बेसिक डायग्राम है, इसका नाम रख लो S, P और S डैश। जितना मैंने अभी तक बताया इसको एक बार लिखते हैं। आओ लिखते हैं क्या है भाई। माना S, P, S डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। उत्तल गोलीय पृष्ठ है, पहली बात। दूसरी बात भाई, इसके बाईं ओर माध्यम नंबर 1, बाईं ओर माध्यम नंबर 1, माध्यम 1 जिसका अपवर्तनांक n1, जिसका अपवर्तनांक n1 तथा दाईं ओर माध्यम नंबर 2, जिसका अपवर्तनांक n2 है। और हमने दिखाया डायग्राम में कि n2 का मान n1 के मान से बड़ा है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि माध्यम 2 सघन है। माध्यम 2 क्या है? सघन। माध्यम 2 सघन तथा माध्यम 1 विरल है। माध्यम 1 क्या है? विरल। इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर चलते हैं। ये गोलीय पृष्ठ का ध्रुव P है, ये वक्रता केंद्र C है, ये रेखा इसकी मुख्य अक्ष है और इस पर कोई बिंदु जैसी वस्तु कोई O है। इसको भी लिखते हैं। गोलीय पृष्ठ का ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O है। बिंदु वस्तु O है। इतनी बात बताओ, क्लियर हो रही क्या? हमने जो डायग्राम बनाया केवल इसके बारे में 2 बातें लिखी कि भाई इस तरीके से है। अब हम क्या कह रहे हैं? बेसिक का पार्ट है। बेसिक में हमने तुम्हें सिखाया था कि किसी भी पृष्ठ से अगर जीवन में कभी अपवर्तन की घटना को करना हो या अपवर्तन करना हो तो उसके लिए एक कंपल्सरी बात यह है कि 2 माध्यम का होना जरूरी है, जो कि हमने मेंशन कर दिया भाई। इधर एक माध्यम, इधर माध्यम 2 है। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये है कि इस पृष्ठ का अभिलंब होना जरूरी है। यार ये गोलीय पृष्ठ है। गोलीय पृष्ठ में एक खास बात होती है, यदि मैं कोई रेखा ऐसी खींच दूँ जो सेंटर से पास होती हो या सेंटर से आने वाली कोई रेखा खींच दूँ तो वो रेखा अपने आप ही क्या होगी? परस्पर अभिलंब होगी। परस्पर क्या होगी? अभिलंब। ये हमने इसका अभिलंब बना दिया क्योंकि हमें पता गोलीय पृष्ठ से या किसी भी पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन करने के लिए उसका अभिलंब होना बहुत जरूरी है। एक बात। अब मैं क्या करूँगा भाई? इस बिंदुओं का प्रतिबिंब बनाऊंगा। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? हमें कम से कम 2 किरणें इसके ऊपर डालनी पड़ती है। जब ये दोनों किरणें वहाँ जाकर पड़ेगी उसके बाद इनका होगा अपवर्तन। अपवर्तन के बाद ये जहाँ भी मिलेगी
उसी पॉइंट का नाम है प्रतिबिंब। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा, अगर हमें वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तुओं से 2 किरणें चलानी पड़ेगी, 2 किरणें चलानी पड़ेगी। वे दोनों किरणें जाकर कहाँ पड़ेगी? गोलीय पृष्ठ पर। गोलीय पृष्ठ उसका करेगा अपवर्तन। अपवर्तन के बाद वे किरणें जहाँ भी मिलेगी, या तो रियल में मिलेगी, या इमेजिनरी मिलेगी, या तो वास्तव में मिलेगी, या काल्पनिक मिलेगी, जहाँ भी मिलेगी अपवर्तन के बाद, उसी बिंदु का नाम होगा प्रतिबिंब। तो अब शुरू करते हैं। मैं यहाँ से 2 किरणें चलाता हूँ। एक किरण तो मैंने ये चलाई O से लेकर P पर। ये किरण बिना मुड़े सीधी चली गई। वजह, क्योंकि कोई भी किरण अगर पृष्ठ पर लंबवत पड़ती है तो लंबवत पड़ने वाली किरण बिना डाइवर्ट हुए सीधी निकल जाती है। मुझे कैसे पता लगा भाई लंबवत पड़ती है? मुझे ऐसे पता लगा कि जो रेखा सेंटर से पास होकर आती है वो रेखा पृष्ठ पर क्या होती है? अभिलंब। और इसी की सीध में किरण जा रही, इसी सीध में अगर ये किरण जा रही तो ये भी क्या होगी? अभिलंब होगी, लंबवत पड़ेगी। अगर ये लंबवत पड़ेगी तो बिना डाइवर्ट हुए सीधी चली जाएगी। तो पहला केस, मैंने एक किरण चलाई OP, वो लंबवत पड़ने के कारण बिना मुड़े सीधी चली गई। और इस बात को भी लिखते हैं। O से चलने वाली वस्तु, O से चलने वाली प्रकाश की किरण जिसका नाम क्या रखा हमने? OP। प्रकाश की किरण OP पृष्ठ पर लंबवत पड़ने के कारण, OP पृष्ठ पर लंबवत पड़ने के कारण प्रकाश की किरण OP पृष्ठ पर लंबवत पड़ने के कारण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। एक बात, यानी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास कितनी किरण होनी चाहिए? 2। एक किरण में डाल चुका, 50% काम मैंने कर लिया। नेक्स्ट किरण क्या है भाई हमारी? अगली जो मैं किरण डालने वाला हूँ ये डाल लूँगा, ये वाली किरण। ये प्रकाश की किरण O से चली, इस पॉइंट पर टकराई, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ A। इस किरण का मैंने नाम रख दिया आपतित किरण, क्योंकि पाकर पड़ने वाली किरण का नाम होता है आपतित किरण। अगर माध्यम ना बदलता यार तो ये प्रकाश की किरण इसी मार्ग से सीधी निकल जाती। इसी मार्ग से क्या होती? सीधी निकल जाती, क्योंकि माध्यम बदल चुका। जब माध्यम बदल जाता है तो उस स्थिति में 2 केस बनते हैं। क्या केस बनते हैं? यदि वो प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ को मुड़ती है, और अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ऐसा मैंने कई बार बताया, एक बार फिर रिपीट कर दिया। मैं इस बारे में बताना चाह रहा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक विशेष ख्याल रखना पड़ता है कि वो विरल से सघन में जा रही या सघन से विरल में जा रही। अपना केस देखो, अपना केस है कि विरल से कहाँ जा रही? सघन में। जब विरल से सघन में जाती है तो उस समय अभिलंब की तरफ को मुड़ती है, यानी इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए तो इस मार्ग को था, लेकिन इस मार्ग को न जाकर थोड़ा सा नीचे को झुक जाएगी अभिलंब की तरफ को, अपने मार्ग से हटगी, अभिलंब की तरफ को मुड़गी, क्योंकि अभिलंब ये है, ये अभिलंब है तो अभिलंब की तरफ को मुड़गी। अब देखो ये किरण क्या हुई? इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण, क्योंकि इसका अपवर्तन हो चुका, अपवर्तन के बाद मिली अपवर्तित किरण। अब ये अपवर्तित किरण ये वाली और ये वाली किरण जिस भी पॉइंट पर कहीं काटेगी उसी पॉइंट का नाम होगा प्रतिबिंब। लेकिन मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही, जैसे दूर जाती जा रही, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही। अगर इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही तो आगे लाइफ में कहीं जाके मिलने की नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई? एक इमेजिनरी बात करनी पड़ेगी। इस किरण को पीछे हटा लो, इस किरण को यहाँ स्केल रख के पीछे हटा लो, इस वाली किरण को। अगर मैं इस किरण को पीछे हटाता हूँ इस प्रकार, तो जरा देखना ध्यान से, ये वाली किरण पीछे हटने के बाद और ये वाली किरण भी पीछे हटने के बाद इस वाले पॉइंट पर काटते हैं जिसका नाम है आई। एक बार फिर देख लेंगे, हमने क्या करा? इस वाली किरण को पीछे हटाया। जब इस वाली किरण को हमने पीछे हटाया तो ये वाली किरण पीछे हटने के बाद देखो इस प्रकार यहाँ से यहाँ आने के बाद इस बिंदु पर काटती है आई पर, आई बिंदु पर काटती है दोनों किरणें, तो आई बन गया ओ वस्तु का प्रतिबिंब। एक बार फिर मैं थोड़ा रिपीट कर दूं, हमने ओ से किरण चलाई OA, क्योंकि OA किरण विरल से कहाँ जा रही? सघन में, तो अभिलंब की तरफ को मुड़ेगी और AB दिशा में अपवर्तित हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों किरणें कभी लाइफ में मिलने की नहीं, इनको पीछे हटाओ। पीछे हटाने के बाद ये दोनों किरणें कहाँ काटती है? आई पॉइंट पर। अगर ये आई पॉइंट पर काटती है तो आई पॉइंट ही O वस्तु का प्रतिबिंब है। किस बात को भी लिखते हैं? अब O से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण, एक तो जा चुकी OP, दूसरी प्रकाश की किरण जिसका नाम रखा हमने OA, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने के कारण अभिलंब की ओर मुड़कर AB
दिशा में अपवर्तित हो जाती है। ए बी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। ए बी दिशा में अपवर्तित हो जाती है। अब ये देखो अपवर्तित होगी ए बी दिशा में। अब इन दोनों किरणों पीछे हटाओ। अपवर्तन के बाद प्राप्त होने वाली किरणें पीछे हटाने पर मुख्य अक्ष को आई बिंदु पर काटती है। यह आई बिंदु ही काटती है। यह आई बिंदु ही वस्तु ओ का प्रतिबिंब होता है। वस्तु ओ का प्रतिबिंब होता है। ये होता है प्रतिबिंब बनाने का तरीका कि एक वस्तु लो, वस्तु दो किरणें चलाओ। मैंने चलाई, एक तो ओपी सीधी निकल गई, एक ओए चलाई, उसमें नियम कानून लगे, विरल से सघन में गई तो विलंब की तरफ को मुड़ी, पीछे हटाने पर यहाँ मिलेगी। अब एंगल की बात करते हैं। हमने पढ़ा बेसिक में कि ये तो है अभिलंब और नीचे ये कौन सी है, आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण का नाम होता है आपतन कोण आई। एक बात। दूसरी बात क्या है भाई, ये कौन सी किरण है भाई, ये है अपवर्तित किरण। ये क्या है, अभिलंब। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण का नाम होता है अपवर्तन कोण आर। इतने में कोई दिक्कत? अगर मैं इस कोण की बात करूं, मैं इसको नाम देता हूं, इसको नाम दे दूं डी, DAO, ये कोण हमारा आई है। अगर मैं इसकी बात करूं BAC, ये कोण हमारा आर है। अगर मैं डायग्राम में देख के लिखूं तो हमारा जो कोण है, कोण DAO वो तो है आई, और यहाँ से लिखो BAC, कोण BAC बराबर कितना है आर। डायग्राम से दिख रहा है। एक बात। दूसरी बात, जो ये वस्तु है, वस्तु वाली जो किरण है, जो इसके साथ कोण बनाती है अल्फा, ये बनाता है कोण बीटा, और ये वाला कोण कितना है, गामा। अगर मैं इसको भी लिखने पाऊँ तो कैसे लिखूंगा भाई, देखो जरा ध्यान से। ये है ए से चली, O और P, ये वाला कोण है अल्फा। एक बार यहाँ लिखता हूँ मैं, कोण AOP बराबर अल्फा। दूसरे चलो AIP, कोण AIP बराबर कितना है, बीटा। यहाँ चलो कोण ACP, कोण ACP बराबर कितना है, गामा। मैंने कोण दिखा दिए, चीज़ों को बता दिया, चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ये हमने डायग्राम बनाया। अभी डायग्राम कैसे बना भाई, ये डायग्राम जो बना प्रकाश के अपवर्तन की घटना को ध्यान में रखते हुए बना। प्रकाश के अपवर्तन होने में जो जो शर्तें होती है मैंने सब लगाई और वो बन गया डायग्राम। डायग्राम बनने के बाद हम डेरिवेशन की शुरुआत कैसे करते हैं, ये जस्ट ओनली कॉमन सेंस पर डिपेंड है। हमें पता है कि जो सी घटना हुई है उसके नियम काम करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो नियम होते हैं, दो होते हैं। पहला नियम तो डायग्राम में लगा हुआ है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा बोर्ड है, ये तल है, इसमें तीनों है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम होता है स्नेल का नियम। तो जहाँ भी अपवर्तन होगा मेरे भाई, वहाँ पर स्नेल का नियम लगेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ स्नेल के नियम से, क्योंकि मुझे पता है अपवर्तन हुआ तो स्नेल का नियम लगेगा। क्या कहता है स्नेल का नियम, कि साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है 1 and 2। साइन आई की जगह साइन आई, साइन आर की जगह साइन आर। इसको मैं लिख सकता हूँ N2 बटे N1। सिंपल। यदि आई आर सूक्ष्म हो, आई आर क्या हो, सूक्ष्म हो, तो इस स्थिति में मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, साइन आर को लिख सकता हूँ आई, और साइन आर को लिख सकता हूँ आर। ये दोनों बराबर होंगे। रख दो यहाँ मान, आई बटे आर बराबर N2 बटे N1। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो तो N1I बराबर N2R, समीकरण नंबर 1। हमें पता था प्रकाश का अपवर्तन हुआ है तो स्नेल का नियम लगेगा, लगा दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं किसी तरीके से आई और आर की वैल्यू निकाल लूँगा। आई आर की वैल्यू निकालने के लिए मैं उस ट्रायंगल में चलता हूँ जहाँ आई आर दिए हुए हैं। एक बार ज़रा ध्यान देंगे, मैं इस त्रिभुज को प्रीफर करता हूँ ओ, देखना ध्यान से, ए और सी। ये हमारा ट्रायंगल जो है OAC, इसमें अंदर कितने कोण बन रहे, अल्फा। ये कोण कितना है, गामा। इस ट्रायंगल के जस्ट बाहर क्या कोण बन रहा, आई। तो यदि मैं इस त्रिभुज को पकड़ लूँ जिसका नाम है त्रिभुज OAC, त्रिभुज OAC, इसमें एक फॉर्मूला लगा दूँ, अंतः कोणों का जोड़ बराबर बहिष्कोण। अंतः कोणों का जोड़ बराबर बहिष्कोण।
बहिष्कोण, तो क्या मिलेगा, इस त्रिभुज में अंदर जो कोण बन रहा है अल्फा प्लस गामा, बाहर बन रहा आई, तो हमने आई की वैल्यू निकाल ली, आई बराबर अल्फा प्लस गामा। एक बार फिर दिखाता हूँ, त्रिभुज ओ ए सी या ओ ए सी, ये है हमारा ट्रायंगल, इसमें अंदर वाला कोण कितना है अल्फा, दूसरा अंदर वाला कोण कितना है गामा, इस ट्रायंगल के जस्ट बाहर क्या कोण बन रहा है आई, तो अल्फा प्लस गामा बराबर आई। एक बात। दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात ये है, इसको करने के लिए एक बार देखो, अगर ये वाला एंगल आर है तो इसके सम्मुख कोण ये वाला शीर्ष कोण जो होता है ये भी क्या होगा, आर होगा, ये दोनों कोण आर होंगे। अब बात करते हैं आई वाले ट्रायंगल की, देखो ध्यान से, आई ए सी, ट्रायंगल आई ए सी, देखो इसको पकड़ो, ये वाला ट्रायंगल आई ए सी, पकड़ो इस बात को, त्रिभुज आई ए सी, देखो आई वाले में अंदर कोण बन रहा बीटा, अंदर कोण बन रहा गामा, और इसी ट्रायंगल की इस वाली भुजा को लेकर जाओ, इसके बाहर कोण बन रहा आर। एक बार फिर देख लो, इसके अंदर जो कोण बन रहा बीटा, अंदर जो कोण बन रहा गामा, इस पूरे ट्रायंगल के बाहर जो कोण बन रहा वो है आर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अंतः कोणों का जोड़ बराबर बहिष्कोण लगाऊंगा जब मैं, तो क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा बराबर आर। इस प्रकार हमने दो वैल्यू निकाल ली, एल आई और आर की, ये वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में आई तथा आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर क्या बन जाएगी समीकरण 1 भाई, n1i बराबर n2r, n1 की जगह n1 और i की जगह अल्फा प्लस गामा बराबर n2 की जगह n2 और r की जगह बीटा प्लस गामा, n1 के अंदर गुणा करो, n1 अल्फा प्लस n1 गामा, n2 बीटा प्लस n2 गामा। अच्छा, इस बीटा को उधर ले आओ, गामा को उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर n2 गामा माइनस n1 गामा, तो ये मिला n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर गामा बाहर n2 माइनस n1। एक बार फिर चेक कर लेंगे, इसके अंदर गुणा करो n1 अल्फा, इसके अंदर गुणा करो n1 गामा, इसके अंदर गुणा करो n2 बीटा, इसके अंदर गुणा करो n2 गामा। क्लियर। यहाँ पर क्या बचा हमारा n1 अल्फा, ये रहा n1 अल्फा, इसको इधर लेकर आओगे माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा n2 गामा, इसको इधर लेकर आओगे माइनस का हो जाएगा, इनमें कोई चेंज नहीं, यहाँ से गामा कॉमन ले लिया, समीकरण नंबर 2। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, ये हमारी आई थी समीकरण नंबर 2। इस आगे कैसे हल करते हैं भाई, अब मैं किसी तरीके से अल्फा बीटा गामा के मान निकाल लूँगा। अल्फा बीटा गामा के मान निकालने के लिए मैं डायरेक्ट डायग्राम में चलता हूँ और देखते हैं कैसे। ये हमारा ए पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं यहाँ लंब गिराता हूँ, लंब का नाम है ए एम। एक बार मैं इस बात को लिख लूँ, यदि ए बिंदु से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब या डाला गया लंब बराबर है ए एम। एक बात, बराबर कितना है ए एम। एक बात, इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ, इससे मुझे बेनिफिट हुआ, 3 समकोण त्रिभुज मिले, देखना ध्यान से। एक त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ओ ए एम, मैं यहाँ लिखता हूँ। एक तो मुझे मिला त्रिभुज ओ ए एम, तुम्हारे सामने है। एक मिला आई ए एम, एक मिला आई ए एम, और तीसरा मिला सी ए एम, त्रिभुज सी ए एम। क्या करूँगा भाई, मैं इन त्रिभुजों में बारी बारी से tan का फॉर्मूला लगाऊंगा। tan का जो फॉर्मूला होता है मैं याद होना चाहिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। मैं इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करूँगा, 3 त्रिभुज लूँगा, तीनों में बारी बारी से tan थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे जो चाहिए वो निकल जाएगा, मुझे अल्फा बीटा गामा के मान चाहिए वो आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले त्रिभुज से। पहले त्रिभुज से शुरुआत करने के लिए मैं एक लाइन और बता दूं तुम्हें, यदि ये ए बिंदु इस पी के बहुत नज़दीक हो, यदि ए बिंदु पी के बहुत नज़दीक हो, उस समय जब मैं लंब गिराता हूँ तो ये लंब लगभग पी के पास पड़ता है, यानी जहाँ पर m आएगा इस स्थिति में वो p के बराबर ही आएगा। यानी दूरी चाहे m से नापो, दूरी चाहे p से नापो, बात एक ही है। मैं कह रहा था अगर a बिंदु p के नज़दीक हो तो उस स्थिति में हम m की जगह p ले सकते हैं। एक बात लिख दो इस बात को, यदि बिंदु A ध्रुव P के समीप हो, ध्रुव P के समीप हो, तो इस स्थिति में क्या बात बनती है कि m की जगह पर मैं p ले सकता हूँ। एक बात तुम बताओ, अगर मैं इस वाले पॉइंट को नीचे लेकर आता हूँ तो अल्फा बीटा गामा भी छोटे होने लगते हैं। अल्फा बीटा गामा भी क्या होने लगते हैं, छोटे। एक बार डायग्राम में देख लो, मान लो ऐसी स्थिति है, अभी ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ से नाप रहे अल्फा, अगर ये पॉइंट यहाँ होता
तो अल्फ़ा देखो छोटा नहीं होता क्या, अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो अल्फ़ा और छोटा हो जाता, यानी जैसे जैसे इसको नीचे लेके आवेंगे तो इस वाले एंगल की वैल्यू घटेगी, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर ए बिंदु पी के नज़दीक होता तो अल्फ़ा बीटा गामा भी सूक्ष्म होते, और अल्फ़ा बीटा गामा सूक्ष्म होने के कारण अल्फ़ा बीटा गामा सूक्ष्म होने के कारण मैं लिख सकता हूँ tan अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा, tan बीटा की जगह बीटा, जहाँ बीटा है वहाँ बीटा, और tan गामा की जगह लिख सकता हूँ अपने डेरिवेशन में गामा। ये दो चेंज करूँगा मैं। अब मैं चलता हूँ उसी बात पर, दोबारा एक बार रिमाइंड करा दूँ। मैं 3 त्रिभुज लूँगा, उन तीनों त्रिभुज में बारी बारी से tan का फॉर्मूला लगाऊंगा और मुझे अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, वो आ जाएगी। आओ शुरू करते हैं त्रिभुज पहले से। क्या है त्रिभुज नंबर 1? त्रिभुज OAM में क्या है भाई ये OAM, क्या फॉर्मूला लगाना है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan की जगह tan। इस वाले त्रिभुज का जो एंगल है वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा। लंब का मतलब होता है सामने वाली भुजा, ये लंब है, इसकी ऊंचाई हमने h मान ली, जिसको हम कहते हैं AM। आधार यहाँ से यहाँ होगा M से लेके O, जिसको बोलते हैं MO। थोड़ा चेंज करते हैं। हमने भी कहा कि सूक्ष्म है तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा लिख देंगे, अल्फ़ा बराबर इसको लिखेंगे H, जहाँ M है ना M, जहाँ M ले रहे हैं हम, ये लिखा मैंने, जहाँ M ले रहे हैं वहाँ P ले लो, तो PO लिख दिया। अल्फ़ा बराबर H बटे, एक बार डायग्राम में, P से लेके O तक की दूरी, इसे बोलते हैं वस्तु की दूरी U। P से लेके O तक की दूरी, इसे बोलते हैं वस्तु की दूरी U। तो यहाँ माइनस के U लिख दिया। माइनस के U क्यों लिखा भाई? क्योंकि दूरी बाईं तरफ की दूरी कहीं भी लेते हैं माइनस में। आओ दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, IAM में। त्रिभुज IAM में लगा दो वही फॉर्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan की जगह tan, थीटा की जगह बीटा, लंब वही AM, आधार की जगह देखते हैं एक बार, आधार है M से लेकर I तक, MI, tan बीटा की जगह बीटा लिख देंगे, AM का मान H मान लिया। MI के केस में क्या करेंगे? M की जगह P ले लेंगे, तो ये बन जाएगा PI। एक बार डायग्राम में फिर चलते हैं और देखते हैं PI क्या होगा। भाई ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को हम V कहते हैं, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या बोलते हैं? V। एक बार मैं इसको लिख दूं, ये माइनस का V होगा। माइनस का V क्यों होगा भाई? क्योंकि बाईं तरफ पड़ने वाली दूरी माइनस की होती है, तो ये आ गया -V। इस प्रकार हमने बीटा का मान भी निकाल लिया। चलते हैं तीसरे ट्रायंगल में। तीसरा त्रिभुज है हमारा, यहाँ से देखो CAM में वही फॉर्मूला, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, tan की जगह tan, थीटा की जगह गामा, लंब की जगह वही AM, आधार देखो आधार है C से लेके M, CM, गामा की जगह गामा आ जाएगा, AM की जगह H आ जाएगा, M की जगह P लिख देंगे तो आ जाएगा CP। तो गामा बराबर आ जाएगा H बटे CP, केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, वो आ जाएगी +R। अब की बार -R नहीं आने की, क्योंकि इस बार जो ये दूरी नपेगी, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी नपेगी वो दाईं तरफ नपेगी, और दाईं तरफ की दूरी लेते हैं प्लस की। मैं समझता हूँ बात क्लियर हुई होगी। हमने जो ट्रायंगल लगाए, अल्फ़ा बीटा गामा के मान निकाल ले। क्यों निकाल ले थे? क्योंकि समीकरण नंबर 2 में मुझे अल्फ़ा बीटा गामा के मान रखने थे। आओ इसको रखते हैं एक बार, अल्फ़ा बीटा गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर, अल्फ़ा बीटा गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है हमारी समीकरण 2? N1 अल्फ़ा माइनस के N2 बीटा गामा बार N2 माइनस N1। N1 की जगह N1, अल्फ़ा की जगह आया हमारा H बटे -U, N2 की जगह N2, बीटा की जगह आया H बटे -V, गामा की जगह आया H बटे R ब्रैकेट N2 माइनस N1। भाई यहाँ से H कॉमन है, H कॉमन ले लो, अंदर बचा N1 अपॉन U माइनस का माइनस माइनस प्लस N2 अपॉन V बराबर H बटे R N2 माइनस N1। भाई S से H कैंसिल हो गया, प्लस को आगे लिख दो तो आ गया N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। डेट इज़ योर फाइनल फॉर्मूला। ये है हमारा फाइनल सूत्र। आज हमने बात करी कि उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र कैसे स्थापित करते हैं और अपवर्तन कैसे करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए
आज हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करी कि उत्तल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन कैसे करते हैं। मैंने चीज़ों को एक से अधिक बार बताया। फिर हमने कहा कि इस उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का जो सूत्र है उसको कैसे स्थापित करते हैं, आज इस बारे में बात हुई। मैंने इस बार भी चीज़ों को एक से अधिक बार बताने का प्रयास करा। मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ से आगे की किसी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।